हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। एंड आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे निफ्टी के बारे में। बाकी क्या खतरे और लग रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, और ओवरऑल एक मार्केट का रैप लेने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी फील आने वाला टाइम क्वार्टरली रिजल्ट्स का कैसा रहेगा। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स बाय द वे ठीक ठाक लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग आउट गुड अपडेट्स। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जहां जहां वो गुड अपडेट प्राइस में था या प्राइस रिजल्ट के पहले ही चल चुका था, इस बारे में हमारी बात हुई थी कि रिजल्ट अगर अच्छे आए और उसके पहले स्टॉक 15-20% अगर चल चुका है, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, तो वो वहां जाके फिर करेक्शन भी आ रही है। और बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है मार्केट में। वेरी रेयरली यू विल सी अ मार्केट लाइक दिस इन, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब यूएस मार्केट पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग पहले निफ्टी से शुरुआत करें, सो देखिए निफ्टी के जो मूविंग एवरेजेस हैं हमारे, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे स्क्रीन पे जो हैं, वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी का 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 25,564, और ये अभी बहुत बड़ा सपोर्ट है। ऑलमोस्ट निफ्टी 25,600 के आसपास तो आ चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज है 25,084, दैट इज द सिंपल मूविंग एवरेज। और दोनों में आके निफ्टी का साइन बुलिश दिखा रहा है, यानी अगर निफ्टी वहां पहुंचा तो एक टर्न अराउंड या एक रिवर्स ट्रेंड, बुलिश मोमेंटम वापस आना चाहिए, ऐसा टेक्निकली लग रहा है। लेकिन बेसिकली हम भी जानते हैं कि यही उसका लेवल है। यहाँ से अगर गिरा और 200 डेमा, जैसा मैंने कहा, 25,084, 25,084 अगर निफ्टी ने तोड़ा, फिर नीचे उसके दूसरा सपोर्ट बहुत पीछे, और फिर वो बेरिश टेरिटरी में, यानी एक दिन मार्केट बाउंस बैक करेगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। वही प्रॉब्लम हम लोग अक्सर देखते हैं ना बेयर मार्केट में। फिर उसके नीचे सपोर्ट बहुत पीछे है। आई थिंक आई कैनॉट इवन सी एनी सपोर्ट। एंड निफ्टी का एक मेन प्रॉब्लम दोस्तों है आरएसआई। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है आरएसआई, वो निफ्टी का इस वक्त 39 पे है। एंड एट एन आरएसआई ऑफ 39 इट इज बेरिश टू न्यूट्रल। तो उसमें कोई बहुत जल्दी स्विंग आने का भी दिख नहीं रहा है, अनलेस निफ्टी कंपनीज रियली परफॉर्म वेरी वेल इन क्वार्टरली अर्निंग्स। और क्वार्टरली अर्निंग्स तो दिख रहे हैं ठीक ठाक, बट वो बहुत सेक्टर स्पेसिफिक है ना। अब हर सेक्टर तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स करेगा नहीं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से जहां गवर्नमेंट केपेक्स होना चाहिए वहां हो रहा है कि नहीं, क्या वो रुक गया है, क्या ओवर सप्लाई। जैसे मैंने रियल एस्टेट में आप लोगों को बताया था कि रियल एस्टेट मार्केट में क्लियर कट हमें ओवर सप्लाई दिख रही है, और वो स्टॉक्स भी पिटते ही जा रहे हैं। कुछ एक दो होंगे जो नहीं पिट रहे, तो वो आपको बता रहे हैं कि आगे और थोड़ा पेन शायद आ सकता है, और एक माइल्ड बाउंस बैक आया भी तो फर्दर अर्निंग्स पे पेन आ सकता है, क्योंकि जितना रियल एस्टेट बिका वो प्राइस में आ चुका था। सो वी हैव टू सी कि प्राइस में वो ग्रोथ आई है कि नहीं। दैट इज एंटायरली अबाउट द मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पूरा बाजार आप बेसिकली रेशियोज में ही ढाल सकते हैं। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको निफ्टी का बताया, अर्निंग्स बहुत चर्चा होती है कि भाई अर्निंग्स क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अब लास्ट ईयर, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, दे हैव रिड्यूस्ड इनकम टैक्स इन द लास्ट बजट। उसका इफेक्ट हमें लगा था अब तक कंजम्पशन में दिखना चाहिए, लेकिन शायद वो इस लेवल पे नहीं दिखा कि सरकार ने फिर जाके जीएसटी रेट कट कर दिया। और जरूरी था वो भी। तो बेसिकली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग ऑलवेज टू बूस्ट कंजम्पशन, कि तुम लोग खर्चा करो तो सिस्टम में पैसा आए, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए। लेकिन अभी ये जीएसटी महोत्सव तो सितंबर एंड अक्टूबर में हुआ है, तो उसका इफेक्ट अर्निंग्स में आने में भी 6 से 9 महीने लगेंगे, क्योंकि इमिजिएटली कोई ऐसा इफेक्ट आएगा नहीं। हाँ, लास्ट क्वार्टर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो फेस्टिवल क्वार्टर, हॉलीडे क्वार्टर था, सो उसमें बाइंग पब्लिक ज्यादा करती है, शादियां भी बहुत हुई आप जानते हो। तो उस लिहाज से अभी के अर्निंग्स हमें ये बता सकते हैं दैट कहाँ किस पॉकेट में दिक्कत है, नहीं है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly। जैसे आईटी स्टॉक्स में बहुत डिवाइडेड फ्लेवर रहता है। लार्ज कैप आईटी उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी में अलग कहानी हो सकती है। अब ये सब हो गई अर्निंग्स की बात, टेक्निकल बातें। अब कमिंग टू एफ, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि एफ को वापस आने में क्या चाहिए, क्योंकि अब तक हम लोग सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि एफ बेचते जा रहे हैं। कल भी मेरा जो लाइव सेशन था उसमें
मैंने एक फिगर बताया था, और वो 20,000 करोड़ तक अप्रोक्सीमेटली वो सेल कर चुके हैं ऑलरेडी जनवरी में। 5,000 करोड़ की डेली सेलिंग एक टाइम पे आ रही थी, 3-4 दिन। टोटल अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ दे माइट हैव सोल्ड इन जनवरी। इतना माल उन्होंने बेचा है, और सारा माल खरीदा है लोकल म्यूचुअल फंड्स ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने। स्टॉक्स का शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो हम ही लोगों ने उनको एग्जिट दिया है एक्चुअली स्पीकिंग। लेकिन ये लोग वापस कब आएंगे? अब दोस्तों चक्कर यही है ना, सारी बात आके घूम के रुक जाती है इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर, जो काफी टाइम से हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें सरकारों के ऊपर निर्भर करना पड़े एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, कि सरकार अगर ये डील साइन करेगी तो जाके एफआईआई वापस आएंगे। बट इट इज अ फैक्ट, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके पास जाने के लिए दुनिया भर के मार्केट्स है। सम ऑफ द मार्केट्स लाइक थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, उसमें कुछ कुछ कंपनीज बहुत छोटे वैल्यूएशन पे बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है। तो एक फॉरेनर के लिए, उसको आपके देश से अब तक तो ऐसा कोई प्यार ना मोदी जी से है ना आपके देश से, गोरे को आपको तो होना भी चाहिए, गोरे को नहीं है। तो वो क्यों आपके देश में, क्या इमोशन एंगल है उसके पास? और हम लोग अक्सर एक बवंडर में फंस जाते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ कंज्यूमर्स। कभी मत फंसना उसमें। हमारा जो टैम है देश का, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ टीयर 1 कंज्यूमर्स, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली पकड़ूं तो 15 करोड़ लोग हैं। 15 करोड़ टीयर 1 सिटीजन्स हैं इंडिया के, जो खर्चा करते हैं डिस्क्रिशनरी, होटल्स, और जितने भी हाई वैल्यू टिकट स्पेंड है। क्योंकि 80 करोड़ जनता को तो सरकार राशन पानी 5-5 किलो रोज का दे रही है, वो तो हम जानते ही हैं, वो कोविड के टाइम से चालू है और वो अभी तक शायद चलता ही रहेगा। तो वो 80 करोड़ तो 140 करोड़ में से सीधा बाहर हो गए। बाकी जो हाई अर्निंग पोटेंशियल वाले, जो हाई सैलरीड इनकम है, वो 15 करोड़ के आसपास ही है वो फिगर। सो वी आर नॉट अ कंज्यूमर बेस ऑफ 140 करोड़। पहले तो ये अपने दिमाग से, अगर आपके माइंड में ये है तो वो निकालना पड़ेगा। क्लियरली वी आर नॉट 140, इट इज एक्चुअली 1/10, 14-15 करोड़। बट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज वो 15 करोड़ भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज फ्रॉम अदर कंट्रीज का कंजम्पशन पैटर्न, जैसे यूएस का पूरे कंट्री का पॉपुलेशन अराउंड 37 करोड़ होगा, यूएस पॉपुलेशन। सो 15 करोड़ कंज्यूमर्स इज ऑलमोस्ट 40%। 40% ऑफ यूएस इज इन इंडिया कंजम्पशन। तो उस लिहाज से ब्रांड्स आपके देश में बहुत आएंगे, एक्सपांड करेंगे। एफडीआई भी लग नहीं रहा है ना हमारे कंट्री में। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड कि किसी फॉरेन कंपनी ने आके ऑफिस खोला है? डेटा सेंटर्स की बात अलग है, डेटा सेंटर्स तो लोग खोलेंगे क्योंकि उसमें ह्यूमन कैपिटल का इतना जरूरत नहीं, वो मशीनों का सब काम है। लेकिन एफडीआई जो एफआईआई के साथ आता था वो बंद हो गया। रेमिटेंसेस इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडियंस बाहर से भी पैसा भेजते हैं, तो वो बैलेंस ऑफ कैपिटल वहां हो रहा है। करेंसी हमारी इतनी वीक हो गई, एफआईआई सबसे पहले देखता है करेंसी। जब ट्रेड डील नहीं हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहा है, आप लोग को पता नहीं, पता होगा या नहीं, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया था कि तुम रशिया से तेल लेते हो, ये लो और 50 पे खड़े थे। अभी 2-3 दिन से वो हो गया है कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पे हम 25% और लगाएंगे। इंडिया का ट्रेड है ईरान के साथ कम है, ऑयल में कम है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में, गुड्स में है था। अब क्या हम ईरान से भी ट्रेड करना बंद कर दें? मोदी जी के दोस्त की वजह से क्या ईरान से भी हम ट्रेड करना बंद कर दें? या तो फिर मोदी जी को ना किसी को अपना दोस्त नहीं बताना चाहिए। आई डोंट थिंक इसके बाद वो ऐसी गलती कभी करेंगे, नहीं करेंगे। वंस बिटन ट्वाइस शाय, एंड ही हैज बीन बिटन आई थिंक मेनी टाइम्स। तो दोस्ती यारी इतनी जल्दी डिक्लेयर मत किया करो, माय फ्रेंड करके पूरा उसने बंटा ढार कर दिया। आज अगर इंडियंस और इंडियन मार्केट और इंडिया के ग्रोथ के सामने एक आदमी खड़ा है जो बार बार हमें ऐसे आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, और वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। और स्ट्रेटेजिकली वो भी जानते हैं कि इंडिया एंड यूएस आर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स, लेकिन वो फूफा जी टाइप स्ट्रैटेजी खेल रहा है। वो ऐसे निचोड़ निचोड़ के आपसे वो बेस्ट डील निकलवाने की कोशिश हो रही है। दैट इज हाउ द यूएस यूजुअली ऑपरेट्स। वो अपने
वो कहते हैं ना, मैंने कहा था आपको ये बात पहले भी, बहुत किसी विश्व विख्यात इंसान की बातें थी, यूएस सिटीजन था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और इट वाज सम काइंड ऑफ पास्ट यूएस, कोई तो यूएस का प्रेसिडेंट था या कोई तो था, आप बताना मुझे सर्च करके, आप लोग तो एआई वाले हो ना, या गूगल सर्च कर लेना बेसिक। अमेरिका से दुश्मनी उतनी भारी नहीं पड़ती जितनी दोस्ती भारी पड़ती है। आई थिंक यही हमारे साथ हो रहा है, ये हर दोस्त अमेरिका का जानता है। लुक एट व्हाट दे आर डूइंग विद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उसको चाहिए कि वो भी मैं बताऊंगा आपको बहुत संक्षेप में। लेकिन बेसिकली एफआईआईज वापस नहीं आएंगे जब तक ये यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील पे क्लैरिटी नहीं आती, जब तक वो साइन नहीं होती, जब तक ट्रम्प का रवैया बदलता नहीं। क्योंकि ऐसे तो हर 3 महीने में 25-25% टैरिफ बढ़ते जा रहा है, 25 हुआ, फिर 50 हुआ, अब 75 हो जाएगा क्या? अब हम ईरान से भी ट्रेड बंद कर देंगे, फूफा जी नाराज है, फूफा जी को खुश करने के लिए चलो फूफा जी हम ईरान से भी ट्रेड बंद कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर वो और आर्म ट्विस्टिंग करेगा। कभी बुली को हैंडल नहीं किया है ना ये लोगों ने। बुली, जो स्कूल में बुली होते थे उसको हैंडल किया होता, वहां से आदत पड़ी होती, कॉलेज में रैगिंग वैगिंग हुई होती, तो समझ में आता उसको कैसे कैसे हैंडल करना है। इट्स नॉट इजी टू हैंडल ट्रम्प दोस्तों। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलूंगा, जापान, स्विट्जरलैंड, other countries, a stupid country like Bangladesh, Vietnam, even goddamn Pakistan, जब ये लोग उसके सामने जी हजूरी करके डील कर सकते हैं, तो हमें अब तक डील कर लेनी चाहिए थी। ये बड़े शर्म की बात है कि टुडे द ओनली मेजर इकोनॉमी जिसकी यूएस के साथ टैरिफ पे डील नहीं हुई है वो है इंडिया। सब देशों ने अपना अपना पानी की तरह, बहते हुए पानी की तरह रास्ता निकाल लिया ना। यही ट्रम्प है ना, सबके लिए यही आदमी है, कोई अलग तो है नहीं। और वो सभी की बेइज्जती कर रहा है ना, हमारी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि हम उसको साथ डील उसके टर्म पे करने को राजी नहीं है। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझेंगे कि हम अड़ियल बन के बैठे हैं, इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, डोंट बी प्राउड ऑफ दिस। इसका सफरर हमारा मार्केट का रिटेल इन्वेस्टर ही है। आपका ही देशवासी सफर कर रहा है, और आपका टैक्स पेयर ही सफर कर रहा है, क्योंकि निर्मला ताई ने उधर बजट में एलटीसीजी, एसटीसीजी, एफआईएस के ऊपर दुनिया भर के टैक्सेस लगाए हुए, तो वो क्यों आएंगे आपके देश में? जब रुपी भी गिर रहा है, एफआईआई अगर डॉलर इंडिया में निवेश करेगा तो उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर साल रुपी की वैल्यू 4% गिरी है पिछले 3 साल में। तो एफआईआई अगर इंडिया से जितने भी रिटर्न्स कमाएगा उसमें 30% टैक्स भी देगा, 4% रुपी डेप्रिसिएशन भी देगा, उसके बाद उसको देखेगा मैंने अल्टीमेटली कमाया कितना, तो उसका तो नुकसान आधा करेंसी में ही हो जाता है। ऊपर से गोल्ड का वैल्यू चढ़ता जा रहा है। सो फूफा जी, एफआईएस वापस कब आएंगे, इसका आंसर व्हाइट हाउस में एक बुढ़ा आदमी बैठा है, डोनाल्ड ट्रम्प, जो बुड्ढों के ही जनरेशन का है और इसी जमात का है, बेबी बूमर्स का। तो उसका आंसर भी हमारे यहाँ बैठे हुए किसी सीनियर सिटीजन के हाथ में, हमारे सरकार के हाथ में ही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए था कि मार्केट की गति वो डिसाइड करे, बट देखो अनफॉर्चुनेटली उस आदमी ने, उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है डोलांड की, कि उसने आपके मार्केट को मोहताज बना के खड़ा कर दिया। आज हमारे सारे मैक्रोज हमारे फेवर में है, इन्फ्लेशन सो कॉल्ड कम है, ग्रोथ ठीक ठाक लग रही है, ऐसे कोई अ, गुर्बत वाली ग्रोथ नहीं है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कम होगी लेकिन स्टेडी है। मार्केट इस तरह थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन 5-6 बार 26,300 पे आके निफ्टी अटक रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है, उस दहलीज को क्रॉस नहीं कर पाया, हमेशा कुछ नेगेटिविटी आ रही है। देर इज अ कॉन्स्टेंट एफर्ट समवेयर बाय सम लॉबी टू ब्रिंग द निफ्टी डाउन। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये आंकड़ों में सिद्ध हो गया है। जैसे ही हमें ट्रेड डील की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आने लगती है, वो एकदम से हवा हो जाती है। पॉजिटिव न्यूज स्पेशली, नेगेटिव न्यूज तो भर भर के आती है, कोई ना कोई उठा के ब्लेम कर देता है। इट्स अ फेलियर, एंड ये मैं पहले भी खैर बता चुका हूँ, बट अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इवेंचुअली अर्निंग्स 2 क्वार्टर जब अच्छे आएंगे, एक जनवरी और एक अप्रैल, लेट्स होप एंड प्रे कि 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स में अर्निंग संभाल ले, अपने आप ये गोरे लोग वापस आएंगे, मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। वैसे आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन निफ्टी फ्रॉम दिस पॉइंट। निफ्टी अगर जितना भी नीचे गिरेगा, नीचे लोग साइडलाइन पे बैठे हैं पैसा लेके एंट्री मारने के लिए। मेरी कुछ लोगों से यूएस में बात होती रहती है, बहुत सारे लोग उसमें से एफआईएस के लिए काम करते हैं। वो लोग सब मेरे को यही बोलते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेड डील,
एंड वी आर वेटिंग फॉर सम क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ अटका है। अगर वो नहीं भी हो, लेकिन कुछ एक क्लैरिटी मिल जाए, एक दिलासा मिल जाए, कि वर्क इन प्रोग्रेस है और ये डेडलाइन तक हो जाएगा, या ये ट्रम्प के ऑफिस में गया है साइन, कुछ तो बोल दे झूठा है। पल भर के लिए कोई हमें तसल्ली दे दे, झूठी ही सही, वही बात के लोग वेट कर रहे हैं। तो निफ्टी को नीचे गिर के उसको सपोर्ट मिलेगा, बट आई एम एक्सट्रीमली बेरिश ऑन द यूएस मार्केट। आई थिंक 15 साल से वो बाजार एक तरफा चला है, रेजिंग बुल मार्केट। और अब उसके जो लेवल्स आ गए हैं एज पर वेरियस थियरीज, आई वुडेंट इन्वेस्ट इन दैट मार्केट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर प्रोबेबली, जब तक वहाँ अर्निंग्स क्रैश के बाद बढ़ती नहीं है। अगर वहाँ क्रैश नहीं भी आया तो लास्ट ईयर जो अप्रैल में करेक्शन आया था वैसा थोड़ा करेक्शन भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि आप सीधी बात है ना, नैस्डैक लास्ट ईयर अप्रैल मई में 16-17 हजार वाला, वो अभी 25-26 हजार पे है यार। तो यूएस के कंपनीज के अर्निंग्स, आईटी वालों के मैग्निफिसेंट सेवन के 50% थोड़ी बढ़ गए हैं। भाई कंपनी का साइज 50% तो बढ़ा नहीं है, वो तो अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो सारा ग्रोथ जो आ रहा है वहां वो डेट लेडन है, कर्जे पे ग्रोथ आ रहा है, और कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। और वो बबल जो बन रहा है उसमें पिन मारने का काम करेगा इनका ही डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने वाले हैं यूएस में। यानी आप ऐसे समझो, हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है मल्होत्रा साहब, उनके ऊपर अगर यहाँ कोर्ट में केस चालू हो जाए तो क्या हाल होगा बाजार का। तो वहां पे वो सब चीजें शुरू हो गई। अब ग्रीनलैंड उनको क्यों चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में जो आर्कटिक आइस है वो मेल्ट हो रहा है बहुत तेजी से। और काफी साल से एक्चुअली यूएस ने ये ग्रीनलैंड का शगुफा छोड़ा हुआ है कि हमें चाहिए। वो बेसिकली उनको यूरोप या यूं कहे तो रशिया रशिया को दूर रखने के लिए ग्रीनलैंड पे यूएस को अपनी आर्म्ड फोर्सेस बिठानी है बेसिकली। क्योंकि वो एक ही बीच में लेयर आता है यूरोप और यूएस के बीच में, और वो परफेक्ट फॉइल है ग्रीनलैंड। तो स्ट्रेटेजिकली उस जगह का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड करने के लिए। लेकिन ये जो तरीका है बातचीत करने का कि हम तुमको हथियार लेंगे या वो डील करेंगे या मिलिट्री, अल्टीमेटली अगर यूएस ने मिलिट्री भेजी तो ये यूरोपियन नेशंस ही उसको अपोज करेंगे। क्योंकि नेटो का पार्ट है ग्रीनलैंड और नेटो का पार्ट है यूएस, तो अंदर नेटो के अंदर ही आपस में फाइट शुरू हो जाएगी तो बेवकूफी हो जाएगी फिर। नेटो का मतलब ही क्या रह गया अलायंस का। मालूम पड़ा फिर ये यूरोपियन लोग पुतिन की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम ये यूएस को, पुतिन से बड़ा बुली कहीं यूएस ना निकल जाए। सो अगर वहां उसने फोर्स भेजी या कुछ गड़बड़ की तो वी आर ऑलरेडी, मैं नहीं मुझे नहीं लगता थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पे क्या हम पहुंच गए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप मानो या ना मानो, बट वी आर ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में सबसे पहले अगर दगा देगा तो वो है डाउ जोन्स, यूएस का बाजार। क्योंकि वॉर के टाइम पे मार्केट नहीं चलते, मार्केट अपनी फेयर वैल्यू पकड़ लेते हैं। आज नहीं होगा, इमिजिएटली नहीं गिरेगा, लेकिन हाँ 1-2 महीने, अप्रैल मैक्सिमम अप्रैल तक मेरे को लग रहा है वहां एक मेल्टडाउन आएगा, जिसका निफ्टी पे असर इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा। बट वी विल ऑल्सो टैंक, हमें भी थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा, बट हमारा वो बाउंस बैक फास्टर हो जाएगा। अवर बाउंस बैक विल बी फास्टर। निफ्टी यहाँ से जितना गिरेगा उसका बाउंस बैक फटाफट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि देर इज मनी वेटिंग इन द साइडलाइंस। लेकिन हमें वो ट्रेड डील करनी पड़ेगी दोस्त। वो ट्रेड डील के बिना इधर कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू क्रैक दैट डील विद दैट ट्रम्प। कुछ भी करो सरकारी लोगों, तुमको चूज करके दिया है। 400 पार नहीं हुए, लेकिन जितने भी पार हुए तुम्हारे, तुमको चूज किया है, इट्स योर नैतिक जिम्मेदारी टू टू गो एंड क्रैक द डील। बुड्ढे के पास जाओ, उसके पास बैठो, तलवे चाटने पड़े तो चाटो। क्योंकि ये हमारे देश के मार्केट के और इन्वेस्टर्स का सवाल है। देर इज नो नीड सेइंग कि हम यूएस के सामने खड़े हो गए। नहीं खड़े हुए हैं आप लोग। जापान खड़ा हुआ, जापान ने 15% में डील साइन कर ली। उन्होंने अपने नागरिकों की, अपने ट्रेडर्स की, एक्सपोर्टर्स की इज्जत बचा ली, आपने नहीं बचाई। आपने एक्सपोज किया है ऑल द मोर। और वो आदमी हर 3 महीने एवरी क्वार्टर वो 25% 25% बढ़ाते जा रहा है डराने के लिए।
और बीच में वो छोड़ देता है, 500% लगा देंगे तेरे ऊपर, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। दैट इज वेरी डिमीनिंग, दैट इज वेरी 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 डिमीनिंग। एज एन इंडियन आई फील रियली हेल्पलेस कि मेरे को भी ये लोग के ऊपर ही वेट करना पड़ रहा है। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, अगर निफ्टी 27,500 पे होता अभी तो वहां से करेक्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि हम 25,600 पे हैं, ज्यादा चढ़े नहीं है, तो हमारा वो प्राइस में अब तक ये नेगेटिविटी आ चुकी है काफी हद तक, थोड़ी बहुत आना बाकी है। 27,500 पे होते और नेगेटिविटी आ रही है तो हम गिर जाते, फटाक से गिर जाते। लेकिन थैंकफुली हम चले ही नहीं, तो कैसे गिरेंगे? तो जो चल गया है, जहां ओवर वैल्यूएशन है, पहले वो गिरेगा। अ, ईरान के ऊपर नया क्राइसिस चल रहा है। ईरान में भी अगर उन्होंने कहीं भी एक जगह अगर यूएस आर्मी भेजी, या ग्रीनलैंड में अक्वायर करने के लिए, या ईरान में, समझ जाओ इट विल स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। और शायद वो 5-10 दिन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हो जाए। ऐसा नहीं कि वो महीनों तक चलता रहे, लेकिन मार्केट को तो मौका मिल गया ना गिरने का। द पॉइंट इज, हम तो मार्केट वाले हैं। मार्केट को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। एक ही चीज तो चाहिए, सर्टेनिटी। कि ठीक है आप अनस्टेबल हो चलेगा, लेकिन हमें बोल दो कि क्या। क्लैरिटी ऑफ थॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल शुड बी सकर्स फॉर क्लैरिटी। कि मेरे मार्केट वही है, मेरे को बता देना भाई, तू अटैक करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, चल बता। तो मैं अपने कंपनी का अर्निंग्स का, मार्केट पहले ही डिस्काउंट करने लगेगा अर्निंग्स को, वो वेट नहीं करेगा वॉर के लिए। सो अभी तक जो यूएस में बुल मार्केट चल रहा है वो काफी हद तक ऑर्गेनिक था। लेकिन ऑफ लेट फेड ने डॉलर छापना चालू कर दिया, तो अभी वो बुल मार्केट डेट के बलबूते चल रहा है, और डेट के बलबूते ग्रोथ ज्यादा महीनों तक टिकती नहीं है दोस्तों। सो ये सब है, ग्लोबल मार्केट का एक राउंड अप है। लेट्स होप दैट हमारी डील हो जाए, क्योंकि हमारा बाजार तो क्लियरली एक ही फिलिप का वेट कर रहा है। दूसरी चीज, बजट जब तक नजदीक आएगा तो बजट के एक्सपेक्टेशंस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूनियन बजट। मेनली एलटीसीजी, एसटीसीजी या एसटीटी, तीनों में से एक को अबॉलिश किया जाए। एलटीसीजी एसटीसी तो करेंगे नहीं, तो एसटीटी को अबॉलिश किया जाए। गोरों के लिए, एफआईआईस के लिए टैक्सेस कम किए जाएं, ताकि उनको इंसेंटिव मिले आपके गिरते करेंसी में आने का। और करेंसी स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, इस पे क्लैरिटी दी जाए। अभी तो हम 90 तक गिर चुके हैं, क्या हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, या एग्जैक्टली वहां हो क्या रहा है? ये सरकार एक्चुअली कुछ क्लैरिटी भी नहीं देती ना। ठीक से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ना। लेकिन वो नहीं बताएंगे, सब अंदर अंदर ही चलता रहेगा। अभी चाइना का एक डेलीगेशन, बहुत बड़ा फॉरेन डेलीगेशन, दिल्ली में आके रूलिंग पार्टी से मिलके गया। क्या हुआ उसमें, क्या बातें हुई? व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस विद चाइना? क्या हम अभी आत्मनिर्भर हैं? क्या चाइना हमारा दुश्मन है, या हमें उसको दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना है? क्या एंटी यूएस गेम हम खेलना चाहते हैं? क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है? कोई कुछ बताएगा नहीं, खाली बस मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक अंदर से निकलता जाएगा। यही है आपका बाजार, आपको दिखा रहा है मास्टर स्ट्रोक क्या हो रहा है। आज हमारे बीएमसी के इलेक्शंस है। अब होपफुली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा अगर यहाँ वहाँ कुछ हुआ तो। बट जितना मैं देख रहा हूँ वोटिंग जोर शोर से हो रही है। हमने भी वोट किया है हमारे शहर को बचाने के लिए, और अनाड़ी अनाड़ी लोगों को इस अच्छे शहर से दूर रखने के लिए। तो हमने भी अपना कर्तव्य तो निभाया है। अनाड़ी को नहीं लाने का है, एक ही आदमी को सब कुछ नहीं देने का, बराबर ना? खरं सांगितलं ना? चला, आता आपण वाइंड अप करूया। अब हम ये चर्चा और ये शिखर वार्ता वाइंड अप करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। देश हित में और हमेशा इंडिया फर्स्ट रखते हुए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।